नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जो आज का हमारा सब्जेक्ट होगा शांत शिक्षा एवं सतत विकास। ये हमारे सभी क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हैं 2016 से लेकर के 2023 तक के, आज हम सभी का कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो के बने रहें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन है किसका है? रूसो का, अब्राहम लिंकन का, या महात्मा गांधी का, या कार्ल मार्क्स का। तो लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। योग दर्शन के प्रणेता कौन हैं? महर्षि कपिल हैं, महर्षि कणाद हैं, महर्षि पतंजलि हैं, या महर्षि विश्वामित्र हैं। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है भाई? महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोपकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है क्या? सदैव चिंताग्रस्त रहना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 नवंबर 1945 को, या 26 दिसंबर 1945 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। अष्टांगिक योग में क्या नहीं सम्मिलित है भाई? प्राणायाम, आसन, विधि विधान, या ध्यान। तो अष्टांगिक योग में प्राणायाम होता है भाई, आसन होता है, ध्यान होता है, ये सभी शामिल हैं, जबकि विधि विधान शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है, शांत शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो शांत शिक्षा अर्थात मानवता की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा, जिसमें सभी लोग विभिन्न वर्गों, समाज, देशों के लोग आपस में परस्पर भली भांति से रहें। इसके द्वारा बढ़ती हिंसा, तनाव, आत्महत्या आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। शांत शिक्षा सकारात्मक सोच की तरह एक सुखद पहल है जिससे शांतिमय जीवन को जिया जा सकता है। यानी कि हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मानवता की शिक्षा प्रदान करने वाली, जिसमें सभी लोग विभिन्न वर्गों के समाज शांति भली भांति रह सकें, वही शांति शिक्षा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो व्यक्तित्व को मन के अनुसार मन ने क्या बताया? तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये मन ने बताया था कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों और दृष्टिकोण, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी हैं? तो कौन कौन सी है सकारात्मक रणनीतियां? कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उनका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की
कोशिश करें। यानी क्या करना है आपको कि कक्षा में छात्र को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को जानें, उनके विश्लेषण करें और कारणों को पता लगाने की कोशिश करें। अगला क्या है, बच्चे की समस्या का मूल वजह को पहचानना, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना, सकारात्मक स्पर्श के माध्यम से छात्रों में अच्छे व्यवहार को शामिल करना, बच्चे के अस्वीकार व्यवहार के साथ बेहतर ढंग से जुड़ना, सही तरीके से उचित मार्गदर्शन के साथ साथ बच्चे की सहायता करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन सी हैं। तो व्यक्तित्व की 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाहरी गुणों के आधार पर प्रकट करता है। व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है सामाजिकता, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बीच रहता है। व्यक्ति समाज के बीच ही रहकर सारे क्रियाकलाप करता है। लक्ष्य प्राप्ति, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य जरूर होता है, उसको ध्यान में रखकर व्यक्ति का उस लक्ष्य प्राप्त के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य करता है। आत्मचेतना, अगला क्या है भाई, आत्मचेतना। व्यक्ति आत्मचिंतन के जरिए इस बात का ध्यान रखता है कि समाज में उसकी छाया या छवि बन रही है और समाज के लोग उसके प्रति कैसी भावना रखते हैं। अगला है बहिर्मुखता। तो बहिर्मुखता का गुण व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। स्नायु विकृति से ग्रसित अच्छे व्यक्ति व्यक्तित्व वाला नहीं होता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से, सामाजिकता, लक्ष्य प्राप्ति, आत्मचेतना, बहिर्मुखता और स्नायु विकृत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं भाई, देख लेते हैं। भाषा में विभिन्नताएं राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकती हैं, इसमें लोगों के बीच समझौता करना कठिन हो जाता है। सामाजिक असमानताएं राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है, क्योंकि यह विभिन्न समृद्धि वर्गों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर सकता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकती है, जो कि समरता और एवं आत्मविश्वास की भावना में रुकावट डाल सकती है। देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना। अगला पॉइंट क्या है, देश में विशिष्ट समूहों, नक्सलवादियों एवं आतंकवादी की गतिविधियां। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है। तो अष्टांग योग में 8 आयामों का अभ्यास किया जाता है। योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। अभी हमने पिछले प्रीवियस ईयर में बताया ही है। तो सामाजिकता है, एकांत प्रियता है, या स्वार्थ परकता है, या खुलापन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, खुलापन क्या है, व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। व्यक्तित्व के 5 गुण क्या होते हैं, बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा और विश्वस्तता। ठीक है, ये सभी व्यक्तित्व के 5 गुण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है ऊ आ बंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रवाह के नियम से, अनुकूलन के नियम से या खोज और अनुकूलन से। तो ऊ आ बंधन का निर्माण अनुकूलन के नियम से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है तो अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो निम्नलिखित में से लोकतंत्र के सिद्धांत कौन से हैं? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद और समानता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता ये लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया था? तो कब घोषित किया था भाई? वर्ष 2001 से 2010 तक में, वर्ष 2002 से 2011 तक में, वर्ष 1999 से 2008 तक में, वर्ष 2005 से 2014 तक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 2010 तक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। हमारा अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व का 5 गुण कौन कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं भाई? बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा और विक्षिप्तता। ठीक है, ये 5 गुण क्या है? व्यक्तित्व के 5 गुण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हिंसा में कौन कौन से प्रकार हैं, नामांकित कीजिए। तो हिंसा के निम्न प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक हिंसा, मौखिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, शारीरिक हिंसा और लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शांत शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो मूल एक ऐसी आचार संहिता है या सद्गुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। विश्व बंधुत्व तथा वसुधैव कुटुंबकम जैसे प्राचीन जीवन मूल्यों व लोकतंत्रीय मूल्यों से अपने मानव जीवन को चरितार्थ करे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र के 8 अंग निम्न है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है और समाधि है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य में हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि मानवाधिकार पर बल देना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो मीडिया के अंतर्गत सम्मिलित संचार मीडिया एवं समग्र तंत्र हैं। इसके अंतर्गत निम्न संचार माध्यम सम्मिलित किए जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट। ठीक है, तो दोस्तों हमने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर।
तो दोस्तों यहाँ से हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को उचित स्थान मिलने से बढ़ रही है अशांति, हिंसा, अपराध आदि समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। इसलिए विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला आपका शांति एक परिणाम है, शांति एक प्रक्रिया है, शांति एक मानवीय स्वभाव है और शांति एक सांस्कृतिक है। यही 4 घटक हैं शांति के। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखनी है। तो अहिंसा मूलक समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयम, आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उन उपकरणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो पहला है आपका सहकर्मी हिंसा, दूसरा है किशोरावस्था में यौन हिंसा से भी हिंसा प्रकट होते हैं, तीसरा है साइबर आक्रामकता से भी हिंसा प्रकट होते हैं, चौथा है बाल दुर्व्यवहार से हिंसा प्रकट होती है, पांचवा है आक्रमण मीडिया में के संपर्क में भी हिंसा प्रकट होती है। तो ये आपके 5 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है? तो बताइए भैया, साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है? तो साइबर बुलिंग से तात्पर्य इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफ संदेश, टिप्पणी और इमेज वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना या डराना, धमकाना या ब्लैकमेल करना। किसी भी साइबर बुलिंग द्वारा दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज जैसे ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट के रूप में आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कहने का मतलब कि साइबर बुलिंग ऐसा अपराध जो इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी को वीडियो भेज करके, चैट भेज करके, ईमेल भेज करके आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा जो है उसको ब्लैकमेल करना, डराना, धमकाना ही साइबर बुलिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग किसे कहते हैं? तो अष्टांग योग का अर्थ जिससे 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग में जीवन के सामान्य व्यवहार से लेकर के ध्यान एवं समाधि सहित आत्मयन की उच्चतम अवस्थाओं तक का अनुमान समावेशन है। और ये 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यही इसके 8 अंग हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हैं जो कि हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। हमारा अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क, खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। हिंसा एवं विवाद यही जो है शांति अभिवृत्ति का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, जबकि हिंसा और वाद विवाद शांति अभिवृत्ति का जो है नहीं है। और बात करें हिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, ये सभी क्या हैं? शांति के एक प्रकार के भाग हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेदक, अस्थिरता या संकीर्ण विचार।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मकता यही जो है शांति कौशलों का आधार है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। तो जब किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी व्यवहार किया जाता है तो उसे आक्रामकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इस समिति ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो आप सभी को पता है कि योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को वह मार्ग दिखाना जिस पर चलकर वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। यही जो है योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। कभी कभी एग्जाम में इसका अर्थ भी पूछ लेता है। चलिए दोस्तों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है विश्वासियता, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, देखभाल और नागरिकता। इन कारकों के द्वारा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। कौन कौन से? विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, देखभाल और नागरिकता के कारण जो है इन चरित्रों का निर्माण किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तनाव कम करने के लिए किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। तो तनाव को कम करने के लिए किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियां जो है कौन कौन सी हैं? पहला है शोधन। तो शोधन में, इस विधि में व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी समस्या के विषय में शोधन करता है और अपने तनाव को कम करता है। अर्थात पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, खोज करता है कि वो किस कारण जो है तनाव में है, फिर जो है अपने तनाव को कम करता है। दूसरा है पृथक्कीकरण। इस विधि में व्यक्ति स्वयं को उस समस्या से पृथक कर लेता है, मतलब अलग कर लेता है जो उसमें तनाव की स्थिति को जन्म देती है। तो यही जो है तनाव को कम करने की दो विधियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला है विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना और दूसरा है समानता की भावना को जागृत करना। तो यही जो है दो मानवाधिकार शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शांति निर्माता बनने हेतु विद्यार्थियों में कौन से वैश्विक कौशल विकास किया जाना चाहिए? तो प्रभावी शांति निर्माता हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, सहमता आदि व्यक्तित्व कौशल का विकास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, सहमतता का आदि का कौशल विकास करना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है? लिखिए। तो प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम से मिलकर के बना हुआ शब्द है, जहां पर प्राण का अर्थ है श्वास या वायु और आयाम का अर्थ है लंबाई या विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ श्वास का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG का पूरा नाम लिखिए। तो SDG का पूरा नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। अब यहां से
हमारा अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7, 10। तो स्वभाव निर्धारण के 7 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कितने भैया? 7 तत्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है वह कथन है, यानी कि चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो है सैमुअल स्माइल्स के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में शांति के उपाय हैं। तो जीवन में शांति के कौन कौन से उपाय हैं? उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं या उचित समाजीकरण। ये सभी के सभी क्या हैं? जीवन के शांति के उपाय हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी। तनाव के प्रकार जैविक तनाव भी है, मनोवैज्ञानिक तनाव भी है, सामाजिक तनाव भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन है, शांति शिक्षा का अर्थ है। तो शांति शिक्षा का अर्थ है, शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो शोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है, उसे ही शांति शिक्षा कहते हैं। अर्थात जो समाज में शोषित, अहिंसक और न्यायप्रिय समाज की जो है निर्माण करती है, उसे ही हम शांति शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये किसने कहा था? ये मन के द्वारा बताया गया था। तो आप किसी भी मनोवैज्ञानिक की एक परिभाषा लिख देंगे, जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आप लिखें। आप किसी का भी आप परिभाषा लिख सकते हैं अगर आपको याद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव को दूर करने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर भेदभाव को दूर करने के लिए उपाय बताना है। तो पहला उपाय है कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, अस्पर्धा का उन्मूलन, आर्थिक भेदभाव दूर करना या जातिगत व्यवस्था को मिटाना। यही जो है भेदभाव को दूर करने के उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा से क्या तात्पर्य है? तो हिंसा न करना अहिंसा का अर्थ, अर्थात किसी भी प्राणी तथा जीव से हिंसा नहीं करना, मन में किसी का अनहित न सोचना, किसी को कटु वाणी आदि के द्वारा भी नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक तनाव वह तनाव है जो किसी व्यक्ति से दूसरों के साथ संबंधों और सामान्य रूप से सामाजिक परिवेश में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सामाजिक तनाव कहते हैं। याद रखिएगा, सामाजिक तनाव वह तनाव होता है जो किसी व्यक्ति से दूसरों के साथ संबंधों या सामान्य रूप से सामाजिक परिवेश से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सामाजिक तनाव कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। तो नैतिक शिक्षा की परिभाषा, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्राणा प्लस आयाम
यहाँ पर प्राण का अर्थ होता है श्वास और आयाम का अर्थ होता है लंबाई या विस्तार से। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ श्वास का विस्तार एवं नियंत्रण होता है। तो चलिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है और अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। किसने बताया है भाई? अरविंद घोष ने बताया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है, या महात्मा गांधी ने बताया है, या विवेकानंद ने बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये किसने बताया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने बताया है। यानी कि महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। गांधी जी ने सत्य और सत्य की खोज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अपने आंदोलन को सत्याग्रह कहा, जिसका अर्थ है सत्य के लिए अपील। जिसका अर्थ क्या है? सत्य के लिए अपील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है भाई। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सामाजिक सरोपकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सदैव चिंताग्रस्त रहना। ठीक है। तनाव प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? मानसिक तनाव में कमी आना। कुछ तकनीकी किसी व्यक्ति के तनाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, जैसे सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, संगीत सुनना, भरपूर नींद लेना, गहरी सांस लेना, विश्राम तकनीकी, प्राकृतिक चिकित्सा, समय प्रबंधन आदि। जबकि सदैव चिंताग्रस्त रहना यह तनाव को और बढ़ावा में मदद करता है, इसलिए यह तनाव प्रबंधन के तकनीक में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी राइट था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। सांस्कृतिक नहीं है, पर्यावरणीय नहीं है, असीमित संसाधन नहीं है, या सामाजिक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, असीमित संसाधन। यानी कि निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? असीमित संसाधन। और सभी सतत विकास के आयाम है कौन? संस्कृति, पर्यावरणीय और सामाजिक, ये सभी क्या है? सतत विकास के आयाम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार, या गालियां देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गालियां देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा, गालियां देना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? तो गालियां देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। सुयोग्य नागरिक कैसे बनाया जा सकता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघु में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो शांत शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शांत शिक्षा वह शिक्षा है जो अशोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। जो मतभेद, विरोध, भय संचय रहित शिक्षा हो, उसे शांत शिक्षा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं क्या हैं? अनुभव के प्रति खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता और सहमतता। ये सभी क्या हैं? व्यक्तित्व के विशेषताएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण का क्या तात्पर्य है? तो चरित्र निर्माण क्या है? मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र व्यक्ति का
मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार शब्द से क्या आशय है। तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। यानी कि मानवाधिकार क्या होते हैं भाई, जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता की ओर प्रतिष्ठा का अधिकार भी ही मानवाधिकार है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, अन्याय का सर्वदा विरोध करना। अर्थात सत्य के लिए आग्रह यानी कि अन्याय का सर्वदा विरोध करना और अन्यायियों के प्रति वैर भाव रखना, ये है सत्याग्रह का अर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सहपाठी या साथी समूह की दो विशेषताएं लिखिए। तो सहपाठी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, साथी के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो दोस्तों हम अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो हमारा अगले प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतत विकास के 3 आयाम, ये तीनों हैं। आर्थिक आयाम भी है, सामाजिक आयाम भी है और पर्यावरणीय आयाम भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांत प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। कौन सा मुख्य तत्व है भाई, संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति और प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन नंबर डी दिया था उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन तत्व प्रत्यय। ठीक है, तो राष्ट्रीयता क्या है, देशभक्ति का नया प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत विशेष अधिकार नहीं है। कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्तित्व की गरिमा। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार सिद्धांत आदि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। ठीक है, कौन कौन से मूल सिद्धांत अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, व्यक्तित्व की गरिमा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार सिद्धांत आदि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि सतत विकास के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, और पहला क्वेश्चन है हमारा, नैतिकता क्या है। तो नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है,
जिसका उद्देश्य क्या होता है, समाज का हित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अष्टांग योग किसे कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है ये, अष्टांग योग किसे कहते हैं। ठीक है, उनके आयामों का के अंग लिखिए, यानी कि योग के 8 अंग भी लिखिए। तो अष्टांग योग में 8 आयामों का अभ्यास किया जाता है। कौन कौन से हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है और ध्यान है और समाधि है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये क्या है, योग के 8 अंग हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पुरुषार्थ पुष्टय का क्या अर्थ है। तो पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है, यानी कि जो पुरुषार्थ होता है वो मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से होता है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ को बताया गया है। 4 पुरुषार्थ के क्या क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष। कौन कौन से भाई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ बताए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है। तो साइबर बुलिंग का अर्थ किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए तो इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देती है। यानी कि साइबर बुलिंग क्या है कि किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, तो ये क्या होता है, साइबर बुलिंग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन कौशल का क्या अभिप्राय है। तो तनाव प्रबंधन कौशल का क्या अर्थ है भाई, ऐसा प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असमान मानसिक स्थिति से सामान्य स्थिति में लाया जाता है। यानी कि क्या होता है भाई, तनाव प्रबंधन कौशल ऐसा प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असमान मानसिक स्थिति से सामान्य स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव प्रबंधन की स्थिति में यदि किसी बालक या व्यक्ति को प्रकृति, संगीत, खेल आदि से जोड़ा जाए तो बालक का व्यक्ति का तनाव समाप्त हो जाता है। यानी कि संगीतमय से जोड़ा जाए तो वो उसका तनाव क्या होता है, ठीक हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके अभाव में हम फिर से दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। अर्थात राष्ट्रीय एकता क्या है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमको, इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसके अभाव में हम फिर से दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं और राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को या 8 दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो मानवाधिकार कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है भाई, 1948 से मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 दिसंबर 1945 या 20 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1945 या 24 जनवरी 1945। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिगमन का अर्थ है नियत व्यवहार को अपनाना, पूर्व व्यवहार को अपनाना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिगमन का अर्थ क्या है? पूर्व व्यवहार को अपनाना। ठीक है, पूर्व व्यवहार को अपनाना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भावात्मकता एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद स्वामी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मकता एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसकी थी भाई? मारिया मंटेसरी की या महात्मा गांधी की या टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या स्वामी विवेकानंद की। तो समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा मारिया मंटेसरी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अतिलघु का, तनाव की एक परिभाषा लिखिए। तो तनाव क्या है भाई? तनाव को किसी कठिन परिस्थिति के कारण उत्पन्न चिंता या मानसिक तनाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ग्रेड्स के अनुसार तनाव क्या है? ग्रेड्स ने क्या बताया कि तनाव असंतुलन की दशा है। तनाव क्या है भाई? असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए को प्रेरित करती है। गेट्स ने क्या कहा कि तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। यही क्या है? तनाव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं व्यक्तित्व की परिभाषा वही लिखिए, आपको जो आ रही है वो वैज्ञानिक की आप लिख सकते हैं। तो व्यक्तित्व की परिभाषा हम बता रहे हैं मन के अनुसार। तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। मन ने क्या बताया कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन व्यक्तित्व उसका होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है? तो पुरुषार्थ क्या है? एक विवेकशील प्राणी का कौशल होता है, परमात्मा से मिलन होता है। अर्थात हमारे महान ऋषियों ने मानव जीवन में इन अंगों को अनिवार्य मानते हुए इन्हें अपनाने का उपदेश दिया है। पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष धन अर्थ। यानी कि पुरुषार्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष प्लस अर्थ। यानी कि पुरुष का अर्थ होता है संवेदे, पुरुष का अर्थ होता है विवेकशील प्राणी। ठीक है, और तो बात समझ में आ गई होगी। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है कि एक विवेकशील प्राणी का लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलन। ठीक है, तो हमारे महान ऋषियों ने मानव जीवन में इन अंगों को अनिवार्य मानते हुए इन्हें अपनाने का उपदेश दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और चातुष्ट की बात करते हैं कि धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है। तो साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। तो साइबर बुलिंग क्या है कि साइबर बुलिंग का अर्थ किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट, मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित किया जाता है या मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, तो उसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा उन्हें नकारात्मक बना देती है। यानी कि साइबर बुलिंग क्या है कि किसी बच्चे को या वयस्क को कोई अन्य बच्चा या वयस्क इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के प्रयोग के माध्यम से उसको परेशान करता है या प्रताड़ित करता है या मानसिक रूप से परेशान करता है, तो ये क्या है, साइबर बुलिंग है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे नकारात्मकता बना देती है। ठीक है, उसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। तो यही है साइबर बुलिंग। ठीक है, अपनी आसान भाषा में आप लिख सकते हैं कि किसी बच्चे या वयस्क को और किसी दूसरे बच्चे या वयस्क के द्वारा इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा परेशान किया जाता है, तो यही क्या है, साइबर बुलिंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो मानवाधिकार शिक्षा के दो उद्देश्य क्या हैं, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। क्या है भाई, पहला पॉइंट विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। दूसरा पॉइंट क्या है, समानता की भावना जगाना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे अगर पूछा जाता है कि मानवाधिकार कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करना है आपको। तो चरित्र निर्माण करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ज्ञान है, परिवार के सदस्यों का आचरण है। यानी कि ज्ञान से भी हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। भाई ज्ञान ही नहीं होगा हम तो चरित्र का निर्माण कैसे होगा। परिवार के सदस्यों का आचरण, जैसे परिवार के सदस्यों का आचरण होगा वैसे ही आपके बच्चों का और आपका आचरण होगा। कहते हैं ना कि परिवेश का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो परिवार के सदस्यों का जैसे भी आचरण होगा, अगर अच्छा आचरण होता है तो बच्चे के अंदर भी अच्छे आचरण आते हैं। ठीक है, विद्यालय का परिवेश, विद्यालय का परिवेश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विद्यालय का परिवेश कैसा है। जैसे ही विद्यालय का परिवेश होगा, बच्चे के आचरण उतने ही अच्छे होंगे, उसका अनुशासन अच्छा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक रहन सहन। यानी कि सामाजिक रहन सहन, वो किस समाज में रह रहा है, कैसे समाज में रह रहा है, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि कौन से समाज में वो रह रहा है, उसके समाज में कितने अच्छे व्यक्ति रह रहे हैं, कितने खराब व्यक्ति रह रहे हैं। तो समाज, क्योंकि बच्चा पहले समाज से ही सीखता है, पहले परिवार से, फिर समाज से कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके आसपास का माहौल क्या है। तो सामाजिक रहन सहन से भी चरित्र निर्माण के कारक है। ठीक है, अगला है व्यवहार व वातावरण। व्यवहार यानी कि उसका व्यवहार कैसा है और वातावरण कैसा है, उस जगह जहां पर वो रह रहा है उसके व्यवहार का भी प्रभाव पड़ता है चरित्र निर्माण में, और वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि जिस वातावरण में आपको शुरू से रखा जाएगा वैसे ही चरित्र निर्माण होगा। अगला है पुरस्कार व दंड। पुरस्कार व दंड के द्वारा भी चरित्र निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला है शिक्षक, यानी कि आपको कैसे शिक्षक मिले हैं कि अच्छे गुण वाले, कि शिक्षक के अंदर अवगुण नहीं होने चाहिए, तो चरित्र, अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। ठीक है, सहपाठी, आपका सहपाठी कैसा है, यानी कि साथ में जो पढ़ने वाला है वो कैसा है। ठीक है, उसके अच्छे आचरण हैं, तो बात समझ में आ गई होगी। चरित्र निर्माण करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है, ज्ञान है। दूसरा क्या है, परिवार के सदस्यों का आचरण है। तीसरा क्या है,
विद्यालय का परिवेश है कि विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए, ये हो गया। और सामाजिक रहन सहन यानी कि समाज में रह करके वो कितना सीख रहा है, कितनी अच्छाइयों को सीख रहा है, कैसे समाज में रह रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। व्यवहार व वातावरण, क्योंकि वो समाज में जैसे ही देखेगा कि समाज में, मेरे समाज में ऐसे हो रहा है, तो उसी समाज के अनुसार वो ढलता जाता है। ठीक है। व्यवहार व वातावरण, तो व्यवहार और वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो व्यवहार और वातावरण यानी कि बच्चे को जिस प्रकार का वातावरण दिया जाएगा तो वो उसके अनुसार ढलता जाएगा। धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कि कब वो वातावरण में ढल गया। अगर उसको खराब वातावरण दे दिया जाएगा तो वो वैसे ही बन जाएगा, अगर उसको अच्छा वातावरण दे दिया जाएगा तो वो अच्छे तरीके से ढल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगला क्या है, व्यवहार व दंड। उसके साथ पुरस्कार व दंड। पुरस्कार किया जाए और उसे या दंडित किया जाए कि नहीं भाई, अगर वो गलत करके आया है तो उसे दंडित किया जाए, अगर वो कुछ अच्छा कार्य करके आया है या अच्छा कार्य करता है तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको पुरस्कृत किया जाए, और अगर वो गलत कार्य करता है तो उसको दंडित किया जाए। ये नहीं कि भाई वो गलत करके आया, उसको कहा कि हाँ चलो ठीक है, तो उसके चरित्र का निर्माण कहाँ हो सकता है भाई। उसकी आदतें खराब होती जाएंगी, दिन ब दिन उसकी आदतें क्या होंगी, खराब होती जाएंगी। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि वो अच्छा कार्य करे तो उसको पुरस्कृत किया जाए, और अगर वो खराब कार्य करता है तो उसे दंड का भी भागीदार बनाया जाए। अगला क्या है, शिक्षक। यानी कि शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक को अच्छी बातें बतानी चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, उसको इसका ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है। सहपाठी के द्वारा अगर बात करते हैं कि उसका अगर सहपाठी जो होगा, जिस प्रकार के उसके व्यवहार होंगे, उसके आचरण होंगे, तो वो उस बच्चे के अंदर भी आ जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, हमने आज 2016 से लेकर के, कहाँ से भाई, 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किसी भी सेमेस्टर की डीएलएड किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।